guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कम्युनल वायलेंस और इसे हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सेक्युलरिज्म को समझेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्या मतलब मैम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या? देखिए, अभी इस चीज को समझिए कि इंडिया जो है, हमारा देश भारत जो है, यहाँ पे आपको एक रिलीजन तो मिलता नहीं है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी एथनिक है, न जाने कितने मल्टी कल्चर है ना। तो एक चीज नहीं, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, कई सारे तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है, अनेकता में एकता है। और यही एक खास बात बनाती है हमारी इंडियन सोसाइटी को। और हमारा भारत का जो संविधान है उसमें भी इन हर एक प्रकार के कल्चर को ये प्रमोट करता है, इसको संभाल के रखने की बात करता है। और यही चीज हमारी इंडियन पॉलिटी की एक खास बात है। अब देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें प्रियम्बल के माध्यम से ही फंडामेंटल राइट्स आप देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप देख लीजिए, इन सब से ही आपको देखने को मिलेगा कि एक सेकुलर स्टेट बनती है, जो कि ऐसी स्टेट जो बेस्ड है इक्वालिटी पे, एक समान सबको डील करने की बात करते हैं। हमारे संविधान के अंदर भी, हमारी चीज़ों के अंदर भी कि एक समान सबको राइट्स दिए गए हैं, हर चीज़ में समानता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज भेदभाव नहीं देखने को मिलता। और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड करा है सेकुलरिज्म को इन इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको अमेंडमेंट के माध्यम से भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसे पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता, इसमें संशोधन नहीं कर सकता इन चीजों में, उसमें सेकुलरिज्म को डाला गया है। इसलिए ताकि आगे आने वाले मतलब हजारों सालों तक, जब तक ये देश रहे तब तक कि इसे ना बदल सके, प्यार से लोग रहें, सभी लोग साथ में रहें। क्योंकि भारत के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर भारत का होने का, इंडियन होने का एक अलग प्राउड है। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ बदलाव ना हो, कोई अपने किसी मतलब के लिए इसमें संशोधन ना ला सके, इसलिए इन सब चीज़ों को पहले ही प्रिजर्व रखा गया है। अब देखिए, हमने जो आपको कहा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कुछ इंडियन मॉडल होगा सेक्युलरिज्म का। दोस्तों, इंडियन मॉडल सेक्युलरिज्म का इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक समान, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, किसकी? सारे ही रिलीजन्स की। और ये स्टेट जो है, ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि सब लोग प्यार से हर एक जो है कम्युनिटी भाईचारे के साथ रहे, रिलीजियस टॉलरेंस हो एक दूसरे की, सभी लोग एक दूसरे के रिलीजन की इज्जत करें, कोई ऊपर कोई नीचे अपने आप को ना समझे, सब एक समान प्यार से रहे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले का जो भी रिलीजन है वो उसका फॉलो करने का तरीका है, आपका जो भी रिलीजन है वो आपका फॉलो करने का तरीका है। और जरूरी नहीं है, देखिए कल्चरल रिलेटिविज्म क्या हो जाता है ना, ये हो जाता है कि हम सुपीरियर हैं। ये हर हर एक जगह पे, हर एक देश के अंदर, हर एक कल्चर में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों की बुद्धि में चीजें आती हैं कि सामने वाला जो कर रहा है वो सही चीज नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सही चीज है। और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपका अपने तरीके का पाथ है जीने का, अच्छे तरीके से आपका रिलीजन आपको बताता है कि आपको कैसे जीना है, और सामने वाले को, सामने वाले का रिलीजन बताता है कि उसको कैसे सही पाथ से जीना है। तो इसलिए दोनों ही लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए और प्यार से जीना चाहिए। तो ये जो एक सिद्धांत है सर्वधर्म संभव, ये इससे डिराइव्ड है। एंड सर्वधर्म सद्भाव, ठीक है, सर्वधर्म संभव और सर्वधर्म सद्भाव। तो वेस्टर्न मॉडल, ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो गया सेक्युलरिज्म का। और जो वेस्टर्न मॉडल है सेक्युलरिज्म का, अगर उसकी बात करें तो इसमें क्या है कि इससे ये कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन का, किस चीज से? स्टेट से। स्टेट और रिलीजन के बीच में एकदम सेपरेशन होता है। इंडियन मॉडल
में कोई भेदभाव नहीं है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वल पार्टिसिपेशन है स्टेट का सारे रिलीजन्स में। ये आप समझते हो ना कि स्टेट का तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन होता ही है सारे रिलीजन्स में, लेकिन वेस्टर्न मॉडल में क्या है, दोनों चीजें सेपरेट चीजें हैं। तो ये आप समझ गए क्या मैंने आपको समझाया और क्या नहीं करा, ठीक है। अब समझ लीजिए, अनलाइक द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म which envisions complete separation of religion and state, the Indian model is based on non-discrimination and equal participation by the state in all religions. I hope आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास से आपको हम चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, देखिए दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है कि जो ये बीज बोया है, आज के टाइम पे आप देखते हैं कि लड़ाई होने लगती है अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, है ना, कम्युनल वायलेंस देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत क्यों, आप ये देखते होंगे कि जब शुरुआत में नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, उस समय सब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट और आते आते जब 1990s आना शुरू हुआ है, तब देखने को मिला है मतभाव हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत दिक्कतों देखने को मिली है। इसका रीजन इसी में ही छुपा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था उस वक्त, अंग्रेजों ने ये देखा कि भाई बड़ा मुश्किल होगा अगर हम ये सारे रिलीजन से एक साथ लड़ेंगे और ये सबको एक साथ रहने देंगे। तो इन्होंने, आप जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से खेली, ठीक है। और इसमें इन्होंने पहले तो एक ही जो भी साम्राज्य था उसके बीच में ही आग लगाई, फोड़ा फाड़ा, उसको तोड़ा। फिर धीमे धीमे जब इन्होंने देखा कि नेशनल स्ट्रगल चल रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में आ रहे हैं, तो इन्होंने उनमें भी आपस में फूट डलाने की कोशिश करी। इसकी शुरुआत बंगाल के पार्टीशन से हुई, कम्युनल लाइंस पे किया गया था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बड़े दिमागदार थे लोग, इनको पता था कि बेटा एक ही तरीका है, रिलीजन इंसान के दिमाग में बहुत होता है, तो इसके माध्यम से अगर करोगे तो ये टूटेंगे भी और हमारी रोटी भी सिकती रहेगी। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ कम्युनल लाइंस पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1905 में, 1905 में, ये एक ऐसा कदम माना जाता है जो ब्रिटिश की सरकार ने किया था हमारी इस इंडियन सोसाइटी को कम्युनलाइज करने के लिए, एंड दी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी। भाई इन्होंने आगे चलते चलते बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिनको मैं आपको बताऊंगी, ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करी जिससे क्या हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे वगैरह कि हिंदू को हिंदू ही वोट देगा, मुसलमान को मुसलमान ही देगा, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, दिमाग में हम अलग हैं तुम अलग है की भावना पैदा होने लगती है, और इसी पे इन लोगों ने खेला। उसके साथ मुस्लिम लीग जब बनी 1906 में, 1906 में, और उसके साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैं बता रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन हुआ कम्युनल लाइंस पे 1909 में, 1909 में। कैसे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के माध्यम से, और साथ में हिंदू महासभा भी बनी कब, 1915 में, 1915 में। एंड ये मानी जाती है कि यही शुरुआत हुई आज के टाइम का जो कम्युनलिज्म है इंडिया के अंदर उसकी। अब देखिए, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, इसे यहाँ गौर से समझिएगा, इसे अडॉप्ट करा मुस्लिम लीग ने, और इसी की वजह से आप समझते हैं ना, ये जो विभाजन हुआ देश का दो सेपरेट सोवेरियन नेशंस में, इंडिया पाकिस्तान, ये तो यहीं से शुरुआत हो गई ना, जब हमने देख लिया कि अरे सब हमारी तो एक अलग कंट्री होनी चाहिए मुस्लिम की, हिंदू उसकी तो अलग है, ये लोग अलग हैं, हम अलग हैं। तो ये टू नेशन थ्योरी की जब शुरुआत, जब ये बीज बोया ना इन अंग्रेजों ने, उसी से आगे बढ़ते बढ़ते आज हम देखते हैं दिक्कतें बढ़ती चली गई। ये जो पार्टीशन हुआ इसकी वजह से आपको मालूम है जनता को बहुत भोगना पड़ा था। करीब, अगर आप वो भारत मूवी भी देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कितनी क्या हालत थी। करीब 14 मिलियन लोग, हाँ माना जाता है 14 मिलियन लोग बेचारे डिस्प्लेस हुए, अपनी जगह से इधर से उधर हुए, और करीब 2 से 3 मिलियन लोगों की जान गई है। तो ये तो समझ लीजिए ऑफिशियल डेटा अगर आप सुन रहे हो, तो अनऑफिशियली न जाने कितने लोग होंगे। इतना भयानक रौद्र रूप था वायलेंस का, और ये पार्टीशन जो हुआ इससे एक ऐसा माहौल बना जिससे आपस में ही सब लड़ने लगे, शक एक दूसरे पे करने लगे हिंदू मुस्लिम, तो ये दिक्कतें पैदा हुई। अब क्या हुआ कि इस जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद भारत के अंदर देखने को मिलने लग गए, अब एक बार शुरुआत हो जाती है ना तो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। कम्युनल राइट्स देखने को मिले अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के, फंडामेंटलिस्ट की फीलिंग्स और बढ़ने लगी। क्यों, ये शाह बानो केस हुआ था 1986 में, और अयोध्या इवेंट्स हुए थे ना, बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था 1990s में, आज ही का दिन था 6 दिसंबर,
और जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये जो बाद में केसेस वहाँ पे उस समय, तो अभी तो समझ लीजिए जो रिजल्ट आया तो बहुत शांति से सब कुछ डील हुआ, लेकिन उस समय बड़ा ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल था। एक तरफ तो यहाँ पे जो है एक डर की भावना थी, फीलिंग ऑफ फियर था अमंग द मुस्लिम्स, लेकिन दूसरी तरफ हिंदूज ये सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलरिस्ट को और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उनको जो बढ़ाने की जो भावना थी उससे लोग नफरत कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। बहुत दोनों ही हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में ही नफरत की भावना बहुत बढ़ गई थी। 1992 की बात है, जब अयोध्या राइट्स हुए उसके बाद ऑलमोस्ट ये राइट्स मतलब पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम देखने को मिला, ऑल ओवर द कंट्री चीजें फैलने लगी। मुंबई के अंदर तो आपने देखा बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए, और फिर से देखा हमने गोधरा और पोस्ट गोधरा राइट्स 2002 के, इससे भी जो है डिस्टर्ब हुई कम्युनल हार्मनी देश के अंदर। फिर बात आई सन 2013 की, 2013 में कम्युनल क्लैशेस देखने को मिले मुजफ्फरनगर में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, और इससे और ज्यादा माहौल गर्म हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डेटा था ऑन कम्युनल वायलेंस नेशन वाइड, इसने ये दिखाया कि कम्युनल इंसिडेंट्स की ये जो हुए थे उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है 2008 से लेके 2011 के बीच में। ठीक है, 2008 से 2011 में ये कम्युनल वायलेंस वगैरह जो हुए थे थोड़े कम हो गए थे, बट बहुत तेजी में ये बढ़े हैं 2012-2013 में। 2013 का तो इवन जो 2013 का जो ईयर था इसमें बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिली कम्युनल राइट्स की वजह से। अगर देखा पूरे ही जो ये 3 साल का पीरियड था ना, 2010 से 2012 तक का जो पीरियड था, इसके कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मौतें और 3 गुना ज्यादा राइट्स देखने को मिले हैं 2013 में। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ अगर बताऊं तो 35% कम्युनल इंसिडेंट्स पूरे देश के थे 2013 में। रिसेंट ईयर्स में मुस्लिम हो हिंदू हो इनमें इनके ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी ग्रोथ मिली है। हालांकि इंडियन मुस्लिम्स अगर देखा जाए तो इन्होंने लगातार कोशिश करी कि ये रेडिकलाइज ना हो। रेडिकलाइज के बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई बाहर के, जैसे मान लो पाकिस्तान है, कोई है बाहर से, आपको देश के बाहर के लोग टेररिस्ट वगैरह जो यूथ लोगों को भड़काते हैं, उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं और अपने में मिला के अपने ही देश के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी इंडियन मुस्लिम्स ने कोशिश करी कि जो है भाई हम इन चक्करों में ना आए, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल या क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कम्युनल सेंटिमेंट्स का, और इससे क्या होता है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, आपस में लड़ाई होती है और आम जनता, सिविल सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इससे हर्ट होती है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही इवन ये वनरेबल रहते हैं टू मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, और एंटी इंडिया फोर्सेस कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से इन लोगों को अपने में मिलाएं और इनके ऊपर जो है वो बंदूक रख के और चलाएं। तो क्या होता है, वो बेचारे तो उनको पता नहीं, मतलब देखो ये कहने की बातें हैं, नफरत तो पैदा होने लग जाती है, फिर बहुत सारी बातें जो है वो मन में आने लग जाती हैं। तो लोगों के बीच में फियर से क्या होता है कि जो 4 लोग सही होते हैं उनके मन में भी आने लग जाता है। लेकिन फायदा इसमें किसका होता है? फायदा होता है उन लोगों का जो विभाजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस रहे देश के अंदर, शांति नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वो माइंड वॉश कर देते हैं ये कि भाई जैसे अभी हम समझते हैं नॉर्थ ईस्ट का हमने समझा, वहां पे दिखा के कि आपकी सिचुएशन कैसी डिप्राइव सिचुएशन है, आप गरीब हैं, ये है वो है, सेम तरीके से जो है वो यहाँ पे काम करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीज़ें लोगों के मन में उत्पन्न हुई और आगे बढ़ी। अब देखिए, आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि मैम वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कम्युनल राइट्स के लिए, ठीक है ना, क्या वजहें हैं जो आपस में दो कम्युनिटीज़ के बीच में दंगे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर बताया कि इतिहास से ही जो ये विभाजन हुआ है, पार्टीशन हुआ है, जो टू नेशन थ्योरी है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक डीप सेंस कम्युनलिज्म का और म्यूचुअल ट्रस्ट का पैदा हुआ है दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में। इससे प्यार की भावना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की भावना में कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। दूसरा है पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को तो ब्रिटिश ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा था, आप सभी को पता है, और उसके आने वाले सालों में भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों ने भी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से अपनी रोटी सेकें और एक कम्युनिटी को काफ़ी प्लीज करें, दूसरे वाले को जो है दबाएं ताकि वोट मिलता रहे। तो लिबरल
की कमी, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न एटीट्यूड की कमी दोनों ही कम्युनिटीज़ में, इसकी वजह से ये कम्युनल हार्मनी में काफ़ी वीकनेस, कमज़ोरी देखने को मिली है। तीसरा आता है एजुकेशनल फैक्टर्स। दोस्तों, पढ़ाई का बहुत फ़र्क पड़ता है, हम और आप से ज़्यादा कौन जान सकता है। मॉडर्न एजुकेशन की कमी होना काफ़ी भारी मात्रा में इंडियन सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण है। ज़्यादातर इंडियंस जो होते हैं, उनके पास साइंटिफिक और टेक्निकल अप्रोच की कमी होती है और इस वजह से वो लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते सही से। चौथी बात आती है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। दोस्तों, एजुकेशनल बैकवर्डनेस का होना, इस वजह से मुस्लिम्स एक अच्छी मात्रा में पब्लिक सर्विसेज में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, एक्सेट्रा में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते और इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी कम रह जाता है। मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, कोई हर्ट करने वाली बात नहीं है, बट एट लार्ज ये देखा गया है। चिढ़ाने पे लोग आते हैं तो परेशान करते हैं, बुली करते हैं, बट वाकई में एजुकेशनल की, सोशल बैकवर्डनेस की कमी की वजह से वो एक अच्छी सरकारी नौकरियों में आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का बहुत कम रहता है और इनका इकोनॉमिक स्टेटस भी काफ़ी कम होता है इस वजह से। इसलिए इससे उनको भी फीलिंग आती है कि डिप्राइव है ना, हमारे पास गरीबी है, पुअरनेस है और ऐसी फीलिंग्स की वजह से कम्युनलिज्म के जो है उसका बीज पैदा होता है कि अरे देखो सामने वाला बढ़ा जा रहा है, हम पीछे रहे जा रहे हैं, है ना। तो ये दिक्कत का कारण मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के दिमाग से ही आता है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आगे बढ़ेगा, अच्छी सोच रखेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखने की, इनसे नफरत करने के बजाय इनको ध्यान में रखने की, इनको सॉल्व करने की जरूरत है। चौथी बात आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पे अगर हम ये बात देखें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कम्युनिज्म के डेवलपमेंट में। दोनों ही कम्युनिटीज के पास एक दूसरे को लेके ग्रजेस होना, यहाँ पे डर होता है कि भाई देखो, मतलब एक साइकोसिस होता है अमंग मुस्लिम, जिसकी वजह से एक कम्युनल इल फीलिंग्स आ जाती हैं आपस में। मुस्लिम्स का ये देखो, ये किताब में लिखा है प्लस ये एक ग्राउंड रियलिटी है। इसको मैं बोल रही हूँ या आप सोच रहे हैं तो इसको आप एनीवे मत लीजिएगा। ये ग्राउंड रियलिटी है, जो जैसे कहते नहीं है कि जो मौत होती है ये एक सच्चाई होती है, लेकिन इंसान इसके बारे में बात करने से बड़ा डरता है। वैसे ही ग्राउंड रियलिटी, उसका सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम्स को ये फील होता है कि जो मुस्लिम नौजवान हैं, ठीक है, उनको ऐसा ना हो जाए कि वो गलत केस में, ये होता है अभी, आप भी मन में इसी सोच सकते होंगे या आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम यूथ को ऐसा लगता है कि इन्हें फॉल्सली, इन्हें गलत इल्ज़ाम लगा के एंटी टेरर केसेस में ना अरेस्ट कर लिया जाए, है ना। तो ये केस हुआ था मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है। इसलिए मुस्लिम्स के अंदर बहुत एक डर होता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लेके कि अरे देखो, आधे से ज़्यादा जो भी निकलता है तो टेररिस्ट का नाम रिवील होता है तो लगता है अरे यार लोग हमें देखे डरेंगे और कहीं हम खड़े होंगे और कोई और खड़ा होगा तो हमें को पकड़ा जाएगा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसके भी वजह से कम्युनल राइट्स या कम्युनल हार्मनी को चोट पहुंचती है, ठीक है। फिर आई बात आइडेंटिटी क्राइसिस की या आइडेंटिटी फैक्टर्स। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक फीलिंग होती है, देयर इज अ फीलिंग कि मुस्लिम्स रिलक्टेंट है नेशनल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने में। ज़्यादातर अगर देखें तो सेकुलर नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, है ना। ये कोशिश करेंगे कि सेपरेट आइडेंटिटी हमारी रहे और अगर कुछ चाहते भी हैं, रहना भी चाहते हैं, सब कुछ है, तो वो इतने ज़्यादा ग्रोथ या शो नहीं करना चाहती चीज़ें। जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल देखा था कि एक आर्मी मैन था, उसने अपनी जान दी थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा, कुछ गलती मीडिया की, सोशल मीडिया की भी है कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं इतना बढ़ाया गया, उसको मोस्टली शेयर किया मुस्लिम्स ने ही। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा कुछ दंगा फसाद या किसी और चीज़ में नाम आता है तो लोग बहुत शेयर करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इससे भी लोगों के, सामने वाले के भी मन की क्या चीज़ें हैं इससे भी थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा, तो उसके साथ भी यही है कि एक सेकुलर नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स में थोड़ा सा जब इनका नहीं होता है पार्टिसिपेशन तो भी एक दिक्कत पैदा होती है, एक सेपरेट आइडेंटिटी वाली। फिर आती है बात कल्चरल फैक्टर्स की। तो देखिए, जो पुराने लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स हैं दोनों ही कम्युनिटीज का, उनका ये मानना है कि हमारी खुद की आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। उनका खुद का कल्चरल पैटर्न सबसे अच्छा है, पर्सनल लॉज बढ़िया है ना, जो उसी प्रोसेस के हिसाब से चीज़ों को चलना चाहिए। और यहाँ पे कंजर्वेटिज्म की जो कुछ एलिमेंट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे सोसाइटी के अंदर, दोनों ही कम्युनिटीज में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स में मिलेंगे या सिर्फ हिंदूज में मिलेंगे, दोनों में ही मिलेंगे। एक फैक्टर आईएसआई का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ये माना जाता है दोस्तों कि आईएसआई डायरेक्टली बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है कम्युनिज्म को। कैसे? हार्ड कोर जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के क्या हो भाई हमारी साइड आओ। ये माना जाता है कि वल्नरेबल जो यूथ है जिसको रिस्क है, इसे ट्रेन करते हैं, जिसके दिमाग में हल्की सी भी गफलत है उसे ट्रेन करती है आईएसआई, ताकि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज हो कम्युनल ये जहर फैला के। अभी फिलहाल तो खैर ये तो हो गया एक फैक्टर। अभी आईएसआई ने मैं पढ़ रही थी और उसमें जो है इंडिया का जो इनका सेक्शन है ना, हर जगह अलग अलग बना रखा है ना, तो ये माना उन्होंने कि भाई यहाँ पे रेडिकलाइज करना बड़ा मुश्किल, मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। इंडियन यूथ को रेडिकलाइज करना मुश्किल हो रहा है, यहाँ से धीमे धीमे ऐसा ना हो हट जाए चीज़ें, क्योंकि भाई पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है, लोगों को दिख रहा है कि भाई कैसा क्या चल रहा है, तो रेडिकलाइज क्यों होंगे। उन्हें भी पता है कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरे परिवार को आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पैन इस्लामिक जिहादी मूवमेंट का। देखिए पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है ना, ये भी एंटी इंडिया जिहादी सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। कश्मीर का इशू उठा के, गुजरात राइट्स का इशू उठा के कि देखो आपके साथ क्या हुआ, देखो आपके साथ क्या हुआ, आपको आवाज उठानी चाहिए। अब हुआ तो कुछ नहीं या हुआ कुछ भी, इतनी सी चीज को हर जगह आप के अंदर भी भर देंगे तो जो जगह पे यहीं दब गया पास की चीजें जो आज आगे अच्छी हो सकती है, वो एक और नया इंसिडेंस पैदा करेंगे और उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी खराब कर देंगे। फिर आई बात डेमोग्राफिक फैक्टर्स की। दोस्तों डेमोग्राफिक चेंजेस, अब देखो ये एक बहुत बड़ा इशू है। असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर बाहर से लोगों का आना और वहां पे अलग जो वहां की मेन लोग रहते थे वहां चेंज होना डेमोग्राफी का, इससे कुछ अपॉर्चुनिटीज और आती हैं जिससे बाहर के लोग आए, मैनिपुलेट करा उन्होंने, कम्युनल सेंटिमेंट्स चेंज हुए। और ये सब में क्या है, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो ये पॉलिटिक्स के हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये सारे के सारे जो है वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए दूसरे की जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। फिर एक फैक्टर आता है सोशल मीडिया। आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल फोन है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण भी है जितना ये अच्छी चीजों का कारण है। नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया का ये ऐसे क्या फैलाता है, रूमर फैलाता है, अफवाहें फैलाता है, गलत इन्फॉर्मेशन। देखा होगा किसी की भी फोटो लगा दो और डिस इन्फॉर्मेशन फैला दो, क्या दिक्कत है, समझ ही नहीं आता लोगों को। हेट कैंपेन, भाई मान लो किसी की फोटो लगा दो, कहा इसने इसने ऐसा किया, वो तो बदनाम हो गया। हम्म, तो इससे वायलेंस बड़ी तेजी में बढ़ जाती है, लोगों के अंदर गुस्सा बड़ी तेजी में बढ़ जाता है। फिर ये बात ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट, देखो भैया अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल जैसे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील वगैरह, खैर ये तो छोटा शकील वगैरह तो अभी कोरोना में हो गया, लेकिन मैं बता रही हूँ ये सब माने जाते हैं कि इनका रोल अंदर ही अंदर काफी होता है ये कम्युनल राइट्स को बढ़ाने में। अब ये दो नाम आ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम और भी हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल जो है इतना कॉन्शियस आदमी नहीं होता है कि आपस में प्यार रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो आप अगर किसी को जानते होंगे कि अरे नहीं भाई वो दोस्त है मेरा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये लोग बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। लेकिन नेता नगरी के लोग भी सोचते हैं कि अरे चलो हमारा फायदा किस चीज में है ना, बाकी तो छोड़ो। तो यहाँ जरूरत है कि नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस बढ़े लोगों में, जहाँ पे सबके मन में एक भावना हो कि हमारा देश, हमारा नेशन जो है वो अबव है, हर चीज से सबसे ऊपर। और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस, मतलब देखिए कमी है यहाँ पे डिसिसिव एक्शन की। पुलिस और एलिगेशंस जो लगाए जाते हैं बायस, देखा होगा ना, देखो एक सही कदम नहीं उठाया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं उठाया जाता है। कभी कभी पुलिस के द्वारा कुछ इल्जाम ऐसे होते हैं जो गलती से दूसरे पे लगा दी जाते हैं, बायस इल्जाम होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण होता है। आपको सही मनुष्य को पकड़ना है, उसको पनिश करना है, ठीक है, और लोगों के मन में डर होना चाहिए। फियर ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाहे तुम किसी भी रिलीजन से हो, अगर तुम बढ़ावा देता हो कम्युनल राइट्स को, तो तुमको पकड़ के जो है पीटा जाएगा, तभी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो आप समझे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है कम्युनल राइट्स के लिए। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा अचानक से क्या हो गया, अचानक से ही दंगे हो गए, ठीक है, तो उसे हम कहिए इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स क्या होते हैं राइट्स के लिए। ये तो येलो पे येलो भी नहीं कर सकते, रेडी रखते हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी, जेंडर ऑफेंसेस, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा, जो एक कोरिया की औरत थी उसके साथ हुआ, जो छेड़छाड़ी हुई थी मुंबई के अंदर। तो कुछ ऑफेंसेस जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, है ना, ये इस तरीके के जो लड़के लड़कियों के साथ या दूसरे कम्युनिटी के हो जाते हैं, इससे बहुत तेजी में बढ़ावा होता है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं या मैरिजेस होती हैं, ये पार्ट है कॉन्स्पिरेसी का, नेमली लव जिहाद। ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा। दूसरी बात आती है लैंड डिस्प्यूट। देखिए जमीन लालच, ये तो बड़ी चीज है ही है, और डिस्प्यूट ओनरशिप को लेके जमीन की, जो कि जैसे ग्रेवयार्ड पे बिलोंग करती है, ठीक है, कब्र वहां जहां बनी होती है, या नई प्लेसेस जहां पे मंदिर अंदर बनने की बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनने की बात है, कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है कहीं पे, क्लेम्स है, काउंटर क्लेम्स है ओवर द ओल्ड कंस्ट्रक्शन एट अ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एज वेल एज कुछ तोड़ा गया, डिमोलिशन, है ना, आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैंने बात करी है, बहुत सारी चीजें ऐसे हुआ। तो इसको लेके भी बहुत सारे तुरंत कहीं कुछ अगर डिमोलिश होता है तो एकदम से दंगे भड़कते हैं ना, ये वो है। और तीसरा है रिलीजियस फेस्टिवल्स, ये सब आपने आसपास भी देखा होगा, ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ होली हो रहा है, ईद हो रहा है, मुहर्रम हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में, जिसकी वजह से एकदम से जो है आग बढ़ जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है फेक न्यूज। दोस्तों फेक न्यूज झूठा या हाफ ट्रूथ, है ना, आधी सच्चाई पता आधी बात नहीं पता है, और कहानी तो कब से है कि भाई अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, या लिटिल नॉलेज जो है डेंजरस। तो ये जो है, ये दिक्कतें हर जगह है। जो आधी आपको चीज पता चलती है, पूरी बात, लोग कहते हैं पूरी बात सुनो, आधी बात सुन के आप भड़क गए, या फेक न्यूज है कोई, तो ये इंटेंशन यही होता है इनका कि लोगों को गुमराह करे, मिसलीड करे, और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म करा जाए। फेक न्यूज कश्मीर वैली को लेके इतनी फैलती है ना, दोनों साइड से, तो इससे क्या होता है, अटैक होने लगता है आर्मी के ऊपर, है ना, कि जो है इनह्यूमन रिप्रेशन सिविलियंस का, इससे क्या होता है कि भाई लोग एकदम से बढ़ जाते हैं, कम्युनल एटमॉस्फेयर एकदम से गर्म हो जाता है। और आजकल तो ये समझिए, कोविड के टाइम पे तो मैंने नोटिस करा कितना कुछ पुरानी पुरानी वीडियोस जो कहीं और की किसी और जगह की है, वो सब सर्कुलेट हुई और आपस में लड़ाई दंगा होने लग गया। तो ये फेक वीडियोस कश्मीर वैली में भी देखने को मिली। सिचुएशन इतनी तेजी में आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तभी तो जब 370 हटाया गया था वहां से, तो वहां पे ये नेट वेट बंद कर दिया गया था कि आपस में जो ना शेयरिंग होंगी ना इतना बवाल होगा। तो इससे बहुत भारी मात्रा में मॉब वायलेंस होने लगती है, ठीक है, सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, मॉब लिंचिंग, कि भैया एक बात बताओ, दिखा दिया कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, अब वो व्यक्ति फटाफट फटाफट सर्कुलेट हो गया, सब इकट्ठा हो गए, अब उसने किया है नहीं किया है तो नहीं पता, लेकिन सबने मिलकर इसको मार दिया, मॉब लिंच कर दिया। तो ये सारी वजह है। तो अब आप कहेंगे कि क्या, किस तरीके से इन फेक न्यूज से बचा जा सकता है। देखिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक अच्छा सर्विलांस और कंप्लायंस मैकेनिज्म हो, है ना, आपको पता हो कि कौन सा कंटेंट, भाई ये कौन सा कंटेंट लोगों तक पहुंचाना है, और जो सोर्सेज हैं कहाँ से न्यूज आ रही है, ये सोर्सेज जो हैं वो वेरीफाई होने चाहिए। रिपोर्टिंग की बात करूं, अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं, तो लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि अगर वो देखें कि हाँ ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि कुछ तो समझदार लोग हैं ना, मेरे जैसे भी, आपके जैसे भी, तो अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो रिपोर्ट करें, ऐसे कंटेंट को फ्लैग करके कदम उठाएं कि भैया इसकी क्रेडिबिलिटी चेक करी जाए, स्टेक होल्डर्स जो है, जो भी इन्वॉल्व है, प्रॉपर जो है वो स्क्रूटनाइज करें चीज़ों को। उसके बाद सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही खराब भी साबित हो सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पे अच्छाई के तौर पे अवेयरनेस फैलाए जाए लोगों के बीच में, ताकि इक्वालिटी हो, ये भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, और प्यार से रहे आदमी, भाईचारा से, हार्मनी की भावना रहे। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब अच्छे से क्लोज कनेक्शन में काम करें विद द कंसर्न अथॉरिटी, एंड डेटा को शेयर करें कि क्राइसिस के टाइम पे कैसे, फॉर रीजंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, है ना, ऐसा लगता है अगर कि आपको आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसको सरकारी एजेंसीज के साथ में शेयर करी जाए डेटा को, ताकि देश के साथ गलत ना हो और परिवारों के साथ गलत ना हो। सरकार क्या कदम उठाने चाहिए, गवर्नमेंट स्टेप्स की बात करें तो फेक न्यूज जो व्हाट्सएप पे फैलती है ना, तो इस सब को लेके सरकार व्हाट्सएप को पुश कर रही है कि हमें भाई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन दो, ताकि हम पता लगा सके कि ओरिजिन क्या है इन मैसेजेस का, कहाँ से शुरुआत हुई, जिससे हम इन क्राइम्स को, मॉब लिंचिंग के, इन सब फेक न्यूज को रोकेंगे। अभी आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा उस समय, ये किस तरीके से 5 से ज्यादा आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे भी आया था 5 से ज्यादा फटाफट ग्रुपों में नहीं फॉरवर्ड कर सकते आप, ठीक है।
तो काफ़ी कुछ व्हाट्सएप ने नई फीचर लाए, पहले तो काफ़ी आपस में होता रहा कि इससे ऐसा ना हो पॉलिटिकल फ़ायदा हो, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ने नए फीचर्स लाए। जैसे मैंने बताया ना कि आप इस चीज़ को इससे लोगों से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक बार में, अगर कई बार फॉरवर्डेड है तो लिख के आएगा फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, ऐसी बात है। अच्छा, अब आई बात मॉब लिंचिंग की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए लिंचिंग क्या होता है? लिंचिंग मालूम है? लिंचिंग एक ऐसा वायलेंस का फॉर्म है जिसमें मॉब मतलब भीड़ इकट्ठा होती है, ठीक है? और भीड़ इकट्ठा होके सोचती है कि मेरे हाथ में ही कानून है, बिना जस्टिस सिस्टम के, बिना एडमिनिस्टर करे जस्टिस को, बिना ट्रायल करे एग्जीक्यूट कर देती है एक प्री अज्यूम ऑफेंडर को। कैसे? देखो, ऐसे लगा कि भाई इस बंदे ने, मानो ऐसा आया, एक फोटो बन के आई और लिखा हुआ है आगे कि इस व्यक्ति ने इस महिला के साथ या ऐसा 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 करा। अब ये व्यक्ति कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता, ठीक है? फॉरवर्ड हो गया, पता नहीं है किसने किया है कि नहीं किया है, बस लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो गया कि सब इकट्ठा हुए, उसके घर गए और वो कहता रह गया क्या सच्चाई क्या नहीं, कोई जस्टिस सिस्टम ने कुछ नहीं, और इसको मार मार के मार डाला, ठीक है? तो टर्म है ना लिंच का, ये जो लिंच का टर्म है, ये होता है सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट, मतलब हम ही जो है वो कोर्ट हैं और इंसान उस व्यक्ति को हम ही सजा देंगे, है ना? क्यों? विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसकी बहुत बड़ी देखिए वजह भी है कुछ, है ना? अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, तब बताती हूँ कि इतना जो डिले होता है जस्टिस सिस्टम में, इस वजह से लोग बहुत आक्रोश में आ जाते हैं। उनका गुस्सा ऐसा होता है कि अगर हम इसको पकड़ाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सोल्यूशन ये भी है कि जल्द से जल्द इसको जो है सोल्यूशन हो, है ना? जस्टिस मिले। तो लोगों के अंदर ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि लोगों को पता होगा कि इसको, पुलिस को पकड़ के दे दो, कानून खुद ही देखेगा। लेकिन चूंकि ये प्रॉब्लम्स होती हैं सिस्टम के अंदर, तो लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं नहीं रुको अभी हम ही करते हैं, हमारे हाथ में, अपने हाथ में कानून लेते हैं, बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के उसको मार देते हैं या बहुत पीटते हैं, जो भी करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कुछ नहीं कहा? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है मॉब लिंचिंग को लेके। जैसे कि पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को ये ऑर्डर करा कि एक आप एसपी की रैंक का ऑफिसर डेजिग्नेट करिए, तैनात करिए एक नोडल ऑफिसर के तौर पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि ये जो मॉब वायलेंस हो वो ना हो। दूसरी बात, सेंटर स्टेट्स यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करें, रेडियो पे, टीवी पे, ऑनलाइन मैसेज दे, वार्निंग्स दे कि अगर लिंचिंग करते हो, मॉब वायलेंस करते हो तो बेटा तुम्हारा घर द्वार सब जाएगी इसमें, है ना? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चीज़ बहुत अच्छी योगी जी की सरकार ने कर रखी है कि अगर ये भीड़ भाड़ करके अपने आप कुछ करते हो तो तुम्हारा घर द्वार सब जो है वो जब्त कर लेंगे। तो इससे लोगों के मन में एक डर होता है कि भाई हमें इसका जुर्माना देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं हाथ में अपने कानून नहीं लेता हूँ, ठीक है? तीसरी बात, एफआईआर को रजिस्टर करा जाएगा उन लोगों के अगेंस्ट में जो ऐसी फेक या इररिस्पॉन्सिबल मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। चौथी बात ये कही कि पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर अगर होता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो दिए गए हैं उनके साथ में काम ना करने पे, तो इनके साथ भी एक अच्छा एक्शन कदम उठाया जाएगा इनके खिलाफ। पांचवी बात कि स्टेट यहाँ पे एक कंपनसेशन स्कीम बना दे लिंचिंग के लिए, इसमें प्रोविजन हो कि उस विक्टिम को जिसके साथ फालतू में कुछ दर्दनाक कांड हो गया है उसको तुरंत रिलीफ दिया जाए, ठीक है ना? नेक्स्ट टू किन विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर ही। और छठी पॉइंट ये भी कहा है कि लिंचिंग केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा ट्रायल किया जाए, फटाफट से काम हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हो, और 6 महीनों के अंदर इसका सोल्यूशन भी निकालना है। अच्छा, रिसेंट एक इंसिडेंस हुआ था त्रिपुरा के अंदर, थोड़ा बताती हूँ। हुआ क्या था कि 3 सेपरेट लिंचिंग के केसेस को रिपोर्ट किया गया त्रिपुरा से। सब पे शक था कि बच्चा पकड़ा जा रहा है ना, सस्पिशन था ऑफ बीइंग चाइल्ड एब्डक्टर्स। इंसिडेंस हुआ 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा की, और विक्टिम कौन रही? औरतें, विमेन। एक था विमेन, एक था हॉकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, और एक आदमी था जिसे हायर किया गया था त्रिपुरा की सरकार के द्वारा इन रूमर जो फैला रहे हैं ना, इनसे फाइट करने के लिए। अब क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट्स लिंचिंग के त्रिपुरा डीजीपी एके शुक्ला ने कहा कि ये नोटिस करा गया है कि एसएमएस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनका यूज बहुत भारी मात्रा में होता है ऐसी फेक इमेजेस को फैलाने में, वीडियोस को फैलाने में, टेक्स्ट मैसेज को फैलाने में, ठीक है, जिससे जो है वायलेंस पैदा होता है स्टेट के अंदर। अब छोटा मोटा तो आपने अपने उससे कर दिया, लेकिन जो है भारी मात्रा में
स्टेट के अंदर वायलेंस पैदा हो गया। ठीक है, तो ये देखने को मिला था रिसेंट इंसिडेंट्स। अच्छा, एक बात आपको बताती हूँ, काउ विजिलेंटिज्म, ये क्या हुआ? देखिए, जब से सरकार ने बैन लगाया है कि आप सेल और परचेज नहीं कर सकते किसी भी कैटल का, किस लिए? उसे काटने के लिए, स्लॉटर के लिए, है ना, एनिमल मार्केट में अक्रॉस इंडिया जब से बैन लगा अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स स्टैट्यूट्स 26 मई 2017 में, तो इससे एक नई वेव पैदा हुई काउ विजिलेंटिज्म की देश के अंदर। अभी समझाती हूँ क्या है क्या नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को तो खत्म कर दिया था ऑन सेल ऑफ कैटल अपने जजमेंट में जुलाई 2017 में ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेचारे इनोसेंट लोगों को मार दिया गया था ऐसे मॉब अटैक में, जिसमें झुंड मिलके मारने लगा था लोगों को। ये सारे इंसिडेंट्स यूजुअली छोटे मोटे छोटी छोटी जगहों पे देखने को मिले, इसलिए कि भाई हिंदुत्व फोर्सेस कभी आई है ना, जनरसली इनको था कि भाई काउ स्मगलिंग हो रही है, काटा जा रही है गाय, लो मार दो इस आदमी को। और ऐसे विजिलेंट ग्रुप्स जो अपने आप को इधर उधर कर देते हैं, डिस्गाइज करते हैं खुद को एज स्काउट, काउ प्रोटेक्टर कहते हैं, गांव रक्षक कहते हैं, इनको अरेस्ट भी करा गया है ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस में मॉब लिंचिंग की। ठीक है, अब बात आती है आगे, थोड़ा सा बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, जो बहुत जरूरी है। अब आगे क्या करना चाहिए ना, आपके दिमाग में भी आया होगा मैम आगे क्या करा जाए कि ये सारे इंसिडेंट से बचा जा सके। देखो, कुछ ऐसे कदम हैं, जैसे कि सबसे पहला अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लिखा नहीं है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला है टेकिंग प्राइड इन आवर हेरिटेज। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, देश प्रेम है ना, ये बहुत जरूरी है लोगों के मन में। इसे लोगों के दिल दिमाग में अगर कर लिया और कहा कि भाई जो हमें आज़ादी आज मिली है, इसमें सिर्फ एक रिलीजन या एक कम्युनिटी से नहीं मिली है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ आए थे, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा था और हमारे देश के लिए लड़ा था, तो आज हमें आपस में लड़ के नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात आती है इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। देखिए, ज्यादातर जो राइट्स होते हैं ना, ये बहुत लंबे वक्त तक इसलिए चलते हैं क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जो है वो इम्पार्शियल नहीं है, ये हमारी तरफ जो है भेदभाव करती है। अगर इस परसेप्शन को बदल दिया जाए कि सबके लिए एक समान है ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, तो राइट्स होंगे ही नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनल वायलेंस के टाइम पे इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए। कोई नेता नगरी आके ना बोले बीच में कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं, ये काम है स्टेट मशीनरी का, स्टेट होगा। और डायरेक्टर्स पुलिस रिफॉर्म्स को दिए जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो दिए हैं उन्हें अडॉप्ट करे स्टेट की सरकार, है ना। और एक फिक्स टेन्योर हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर का या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, एसएचओ का या फील्ड ऑफिसर का, कि ऐसे बड़े ऑफेंसेस ना हो। तीसरी बात, पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। देखो, सरकार की ऐसी पॉलिसीज हो, ऐसी प्रैक्टिसेस हो कि भाई सीधी बात है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर तुमने कुछ भी ऐसा गड़बड़ सड़बड़ किया, वायलेंस किया, ठीक है। और बिना ये सोचे कि अरे यार वोट बैंक पॉलिटिक्स ना खेलो भाई, कि अगर हमने इनके खिलाफ लिया तो यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, ये सब नहीं सोचना है। जिसने गलत किया उसको सजा मिले, पुलिस तुरंत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वायलेंस कराया, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। बहुत तेज जरूरत है कि ना सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बट साथ में जुडिशरी भी फटाफट से ऐसे केसेस को डिस्पोज करे। बेल मिलने में छींकें आ जानी चाहिए, स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस हो इन केसेस में जो कम्युनल वायलेंस के होते हैं, ऑन द लाइंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अच्छा, चौथी बात आती है पीस कमेटीज। अब ये क्या है, कम्युनिटीज नहीं कह रही हूँ मैं, पीस कमेटीज कह रही हूँ। तो पीस कमेटीज के पास ये मैंडेटरी हो, ये हर एक एरिया में मैंडेटरी होनी चाहिए। इसमें सेकुलर और ऐसे लोग हो जिनका विजन हो कुछ सारी कम्युनिटीज को लेके, लोग जिनके काफी हाई सोशल स्टैंडर्ड हो, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, इन सबको पीस कमेटीज के अंदर इंक्लूड करा जाना चाहिए। मीटिंग्स इन पीस कमेटी की इन्हें हर मतलब रेगुलर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फटाफट से इंगेज करे ऐसी कमेटीज के साथ में, ताकि कम्युनल हार्मनी जो है वो प्रमोट हो सके। उसके बाद 5वें नंबर पे बात आती है विन पीपल्स हार्ट थ्रू मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। देखो, लोगों का दिल दिमाग जीत लिया तो फिर सब सही है ना। जो लोगों का विश्वास है लोकल पुलिस में वो बहुत जरूरी है, और ये सिविल सोसाइटी, एनजीओ और मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग हो,
और बीट कांस्टेबल सिस्टम ये काफ़ी मददगार साबित होगा इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में ना, इन्फॉर्मेशन रहेगी, ग्रास रूट इन्फॉर्मेशन रहेगी, लोग साथ देंगे। उसके साथ छठी बात आती है सेंसिटाइज द पुलिस टुवर्ड्स फीलिंग्स ऑफ माइनॉरिटी। देखो माइनॉरिटी कमेटी एट लार्ज देखती है पुलिस को कि वो कम्युनल या बायस्ड होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, तो पुलिस को इस चीज़ को समझना चाहिए, माइनॉरिटीज़ की फीलिंग्स को भी लेकर चलना चाहिए और ट्रस्ट को पैदा करना चाहिए। सातवीं बात क्या हो सकती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यही बात मैं कह रही थी। देखो कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे ये लोग भी एम्प्लॉयड हो, स्किल डेवलपमेंट हो, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो इन लोगों के लिए इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल स्फेयर्स में, इन सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। आपको कदम ये क्या उठाना है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इनको मेन स्ट्रीम में लाना है ना। अगर आप माइनॉरिटी का कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओगे, है ना, ये एक सरकार की सर्विसेज में इनका भी रोल होगा, तो इनको भी लगेगा हाँ हम इंक्लूडेड हैं, इनको पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। साचार कमीशन के हिसाब से जो मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स का नंबर है सेंट्रल लेवल पे, ये 2% से भी कम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो लोग और जागरूक होंगे, पढ़ना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। तो इससे विश्वास पैदा होता है, ट्रस्ट पैदा होता है माइनॉरिटीज़ में कि स्टेट हमारे लिए भी है, इम्पार्शियल है। आठवीं बात कि इम्पार्ट लिबरल वैल्यूज। देखो सेंटर को क्या, लोगों के मन में, सोसाइटी के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लिबरल वैल्यूज को डालना बहुत ज़रूरी है। हम ही है करने से नहीं होगा। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और ये पुलिस को प्रोवाइड करानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स को भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। नवी बात ये कि स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पुलिस एक एडिक्वेट कदम उठाए, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए इन एडवांस द पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स, जिन्होंने भी दिक्कत पैदा करी है उनके खिलाफ खड़े हो। टाइमली यूज़ करो प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ लॉ का, ठीक है, जो बहुत तेज़ी में कम्युनल फीलिंग्स को बढ़ावा देते हैं, इनको पनिशमेंट तुरंत दी जाए, तुरंत कदम उठाया जाए उन रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ जो पब्लिक में आके भड़काऊ भाषण देते हैं, मीडिया में भड़काऊ भाषण देते हैं, तो इससे फायदा होगा। उसके बाद पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड मास मीडिया फॉर अवेयरनेस। देखिए बहुत ज़रूरी है, जितनी मैंने बताया कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही गड़बड़ भी हो सकता है अगर वो नेगेटिव पहुंच जाए तो। इसलिए सोशल मीडिया का मिसयूज़ या मास मीडिया जो है का मिसयूज़, इसे रोकना चाहिए, कदम उठाने चाहिए कि मास मीडिया लोगों का एटीट्यूड बदल के लाए, है ना, अदर कम्युनिटीज़ को लेके लोग अवेयर हो कि भाई कम्युनलिज्म होगा तो इससे ईविल से ही होगा, मतलब समाज के अंदर गंदगी ही पैदा होगी, एक अच्छी चीज़ नहीं है ये। सरकार भी ऐसी मूवीज़ को और स्पॉन्सर करे जिससे कम्युनल हार्मनी या सेक्युलरिज्म बढ़ता है। 11th बात आती है प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया पे ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। रूमर्स, हेट स्पीच प्रोपोगंडा जो फैलता है, इसको कैसे भाई बल्क मैसेजेस को रोको एक बार में, इससे कम्युनल टेंशन बढ़े ना। 2018-19 की बात है जब सेंटर ने समन किया उन ऑफिशियल को, सोशल मीडिया जाइंट्स के जैसे फेसबुक को, व्हाट्सएप को, कि आइए इधर आइए और बताइए मुझे कि किस तरीके से हम ये जो मिसयूज़ होता है कम्युनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स का, इसे कैसे रोकें। 12वीं बात ये कि बैन लगाइए ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब क्या सब लोग नहीं भाई, लोग जिन पीपल चार्ज शीटेड इन केसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस, ऐसे लोग जिन पे कम्युनल वायलेंस के इल्ज़ाम लगे हैं, ये इलेक्शन में ना लड़ सके, इन पे बैन हो जाए, क्योंकि ये आएंगे तो ये फिर बढ़ावा देंगे, ऐसे ही भड़काएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स हो जो कम्युनल राइट्स केसेस के साथ डील करें और बेल इनको ना मिले, बेल नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। उसके अलावा 14th पॉइंट क्या आता है कि मैन पावर शॉर्टेज इशू इन पुलिस। देखो अभी जो 1 लाख पे जो पुलिस वाले हैं ना, वो सिर्फ 130 है, 1 लाख जनता पे सिर्फ 130 पुलिस वाले, लेकिन मिनिमम यूनाइटेड नेशन कहता है, स्टेट नहीं, यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 1 लाख सिविलियंस पे कम से कम 220 पुलिस वाले तो होने ही चाहिए। तो गैप ये भरेगा तो पुलिस वाले भी इरिटेट नहीं होंगे, काम का प्रेशर इतना नहीं होगा कि वो परेशान हो। 15th पॉइंट कहता है कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मार्जिनलाइज सेक्शन का सोसाइटी का पुलिस में भी हो और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हो। 16th पॉइंट ये कहता है कि पुलिस की और जो है कैपेसिटी बिल्ड हो और पुलिस रिफॉर्म्स क्या इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है,
ठीक है। 17 पॉइंट कहता है कि जो है आपको पता लगाना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को जो भरा ऐसे भड़काता है और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। 18 पॉइंट कहता है कि जो भी राइट हो रही है, दंगा हो रहा है, उसकी वीडियो बननी चाहिए और स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो राइटर्स के अगेंस्ट। जो आते हैं पत्थर फेंक रहे हैं और दंगा कर रहे हैं, लड़ाई डाल रहे हैं, उन सबके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाए। 19 पॉइंट कहता है कि कम्युनल सेंसिटिव एरियाज जो भी हैं जहाँ पे लगता है कि लड़ाई हो सकती है, वहाँ पे प्रॉपर क्रिएशन हो सोर्सेस का और वहाँ पे जो है वो परमानेंट चीज़ें तैनात रहे ताकि ऐसा वहाँ ना हो सके। 20th पॉइंट कहता है कि कम्युनल बेस्ड गेटॉस अर्बन एरियाज में प्रिवेंट करे जाएं और आखिरी पॉइंट 21st ये कहता है कि आपको एक काउंटर रेडिकलाइजेशन या डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए, ऐसी बनानी चाहिए जिससे नौजवान नौयुवक जो है वो भड़के नहीं। आई होप मैंने अच्छी तरह से समझाया, भले पॉइंट्स लिखे नहीं थे। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इन फेसबुक्स का आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इन वीडियोस को आप फेसबुक पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम तो है ही अमेजिंग, आप चेकआउट करिए पहले। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर। आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।